नमस्कार, देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। महिलाओं पर अत्याचार को प्रधानमंत्री ने बताया अक्षम्य पाप। कहा दोषी कोई भी हो किसी हाल में बचना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री का सभी दलों से राजनीति से ऊपर उठकर महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान। नारी शक्ति को प्रधानमंत्री की सौगात। जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान 11 लाख नई महिला लखपति दीदियों को सौंपे प्रमाण पत्र। 2500 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड और 5000 करोड़ के बैंक ऋण भी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से मन की बात। गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं को राजनीति में लाने की अपनी अपील का किया जिक्र। आह्वान को लेकर देश भर के युवाओं में दिखे उत्साह पर जताया हर्ष। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान को मिली जबरदस्त लोकप्रियता को सराहा। असम और अरुणाचल में वन्य जीव संरक्षण के लिए आगे आ रहे लोगों का किया जिक्र। संस्कृत भाषा की दुनिया में बढ़ती लोकप्रियता पर जताई खुशी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के कार्यालय का किया शुभारंभ। देश को नशा मुक्त बनाने की दोहराई प्रतिबद्धता। सभी राज्यों में एनसीबी की स्थापना के लक्ष्य का भी किया उल्लेख। कोलकाता बलात्कार और हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट। घटना की तह तक पहुंचने का हो रहा प्रयास। मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रमुख संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा। कई ठिकानों पर छापेमारी। और सुर्खियों के बाद आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री ने जलगांव महाराष्ट्र में लखपति दीदी कार्यक्रम में शिरकत की। केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल शुरू होने के बाद अब तक 11 लाख महिलाओं ने लखपति दीदी का मुकाम हासिल किया है। फिलहाल देश में 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी हो चुकी हैं। योजना एक स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को सालाना 1 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य देती है। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर महिलाओं ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरती उतारी, वहीं प्रधानमंत्री ने भी महिलाओं की आरती उतारी। देश के विभिन्न भागों से पहुंची लखपति दीदियों ने प्रधानमंत्री से बातचीत की। उनकी सफलता के हर एक पहलू को प्रधानमंत्री ने जाना। लखपति दीदी सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने 11 लाख लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। साथ ही स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड और लगभग 5000 करोड़ का ऋण जारी किया। 2500 करोड़ रुपयों के कोष से 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों को लाभ होगा। वहीं 5000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण से देश के 2.35 लाख स्वयं सहायता समूहों की 25 लाख से ज्यादा सदस्यों को फायदा होगा। लखपति दीदी के जरिए महिलाओं के स्किल को बढ़ाया जाता था। आर्थिक रूप से मजबूत होती महिलाएं स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित होती हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने दोहराया कि देश में महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार का अपराध अक्षम्य होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में मौजूद रहे। इस दौरान एक महिलाओं का जनसैलाब उमड़ा, यह हम देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री रक्षा निखिल खाट से भी मौजूद हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भी मौजूद हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत 11 लाख महिलाओं को लखपति दीदी के प्रमाण पत्र सौंपे। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब अगवानी हुई तो महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरती उतारी और इन सभी महिलाओं का, नारी शक्ति का सम्मान करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन तमाम महिलाओं की आरती उतारी। यह एक ऐसा दृश्य था
जो हर कोई देखता रह गया जब भारत का एक प्रधान सेवक भारत की आधी आबादी यानी कि भारत की नारी शक्ति का वंदन कर रहा था। पूजा थाल में उनकी आरती जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उतारी। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। तो महिला सुरक्षा को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सख्त प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण पीढ़ियों को प्रभावित करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मौजूदा केंद्र सरकार काम कर रही है। लखपति दीदी बनाने का ये अभियान सिर्फ बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान है, इतना नहीं है। ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है। ये गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही है। यहां इस मैदान में मौजूद हर बहन बेटी अच्छी तरह जानती है कि जब वो कमाने लगती है तो कैसे उसका अधिकार बढ़ जाता है, घर परिवार में उसका सम्मान बढ़ जाता है। जब किसी बहन की कमाई बढ़ती है तो परिवार के पास खर्चने के लिए पैसे भी ज्यादा जुड़ते हैं। यानी एक बहन का भी लखपति दीदी बनना पूरे परिवार का भाग्य बदल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं और ये सभी कदम आजादी के बाद 7 दशकों तक की सरकारों के कामकाज पर भारी हैं। एक तराजू में एक तरफ 7 दशक और दूसरे तराजू में मोदी सरकार के 10 साल तराजू में रख लिए जाए। जितना काम मोदी सरकार ने देश की बहनों बेटियों के लिए किया है, वो आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया है। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने तय किया कि गरीबों के जो घर सरकार बनाती है वो महिलाओं के नाम पर रजिस्टर हो। अभी तक जो 4 करोड़ घर बने हैं उनमें से अधिकतर महिलाओं के नाम पर है।
अभी 3 करोड़ और घर बनाने वाले हैं। इनमें से भी अधिकतर घर हमारी माताओं बहनों के नाम ही होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बच्चों का सही पोषण सुनिश्चित करने के महत्व पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को तेजी से आगे बढ़ाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया अभियान पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम में कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी अपने विचार रखे। फिटनेस हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने हमेशा से इस बात पर भी जोर दिया है कि लोग अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखें। फिट इंडिया अभियान के तहत आज हर वर्ग के लोग अपना योगदान दे रहे हैं और अपनी थाली में सुपर फूड मिलेट्स यानी कि श्री अन्न को शामिल कर रहे हैं। हम सबके जीवन में फिटनेस का बहुत महत्व है। फिट रहने के लिए हमें अपने खान पान, रहन सहन सब पर ध्यान देना होता है। लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए ही फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। स्वस्थ रहने के लिए आज हर आयु, हर वर्ग के लोग योग को अपना रहे हैं। लोग अपनी थाली में अब सुपर फूड मिलेट्स यानी श्री अन्न को जगह देने लगे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों की सेहत देश की प्राथमिकता है और इसके लिए उन्हें सही पोषण मिलना जरूरी है। पीएम ने कहा कि हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाया जाता है। इस दौरान पोषण मेला, एनीमिया शिविर, नवजात शिशुओं की निगरानी, सेमिनार और वेबिनार जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश और इन सब का भविष्य हमारे बच्चों की सेहत पर निर्भर है और बच्चों की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि उन्हें सही पोषण मिलता रहे। बच्चों का न्यूट्रिशन देश की प्राथमिकता है। वैसे तो उनके पोषण पर पूरे साल हमारा ध्यान रहता है, लेकिन एक महीना देश इस पर विशेष फोकस करता है। इसके लिए हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाया जाता है। पोषण को लेकर लोगों को जागरूक बनाने के लिए पोषण मेला, एनीमिया शिविर, नवजात शिशुओं के घर की विजिट, सेमिनार, वेबिनार जैसे कई तरीके अपनाए जाते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष ही पोषण अभियान को नई शिक्षा नीति से भी जोड़ा गया है। इस अभियान के द्वारा बच्चों के संतुलित विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पिछले वर्ष पोषण अभियान को नई शिक्षा नीति से भी जोड़ा गया है। पोषण भी पढ़ाई भी इस अभियान के द्वारा बच्चों के संतुलित विकास पर फोकस किया गया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने क्षेत्र में पोषण के प्रति जागरूकता वाले अभियान से जुड़ने की अपील की है और कहा है कि आपके एक छोटे से प्रयास से कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उत्तराखंड के अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई का भी जिक्र किया। कुमाऊं की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की पहचान बन चुकी है इस मिठाई बाल की क्या विशेषता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। रक्षित, आप उत्तराखंड में कहाँ से हैं? सर अल्मोड़ा से हूँ। तो बाल मिठाई वाले हैं आप? जी सर, बाल मिठाई हमारी फेवरेट है। तो हमारा जो लक्ष्य सेन है ना, वो मेरे लिए रेगुलरली बाल मिठाई खिलाता रहता है मुझे। उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ी ये प्रसिद्ध बाल मिठाई हर किसी की पसंदीदा है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। राज्य की संस्कृति में ये मिठाई इस कदर घुली मिली है कि ये राज्य की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जानी जाती है। देश विदेश में मशहूर इस मिठाई का जिक्र उत्तराखंड से आने वाले साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं तक में किया है। अल्मोड़ा की बाल मिठाई के बारे में कहा जाता है कि ये बाल मिठाई सन 1865 से लोगों में मिठास घोल रही है।
बाल मिठाई जो है यहाँ पर अल्मोड़ा की बहुत प्रसिद्ध बाल मिठाई है। ये कई मतलब सालों से यहाँ पर बनती है। यहाँ पर ये लोकल खोया जो बाहर से आता, यहाँ से आता है गांव से, उससे बनती है। बाल चॉकलेट, सिंगौड़ी, और ये बाल चॉकलेट जो है कई दिनों तक खराब भी नहीं होती है। गर्मियों में भी बाहर जाती है, हफ्ते 10 दिन तक रहती है। बाहर के लोग बहुत उसको पसंद करते हैं। बाल मिठाई की प्रसिद्धि का ये आलम है कि उत्तराखंड से आने वाला हर शख्स अपने साथ बाल मिठाई ले जाना नहीं भूलता है। देश और विदेश में भी बाल मिठाई की डिमांड बनी रहती है। हमारे यहाँ शुद्ध बाली खोए की मिठाई बनती है और दूर दूर से पर्यटक हमारे यहाँ मिठाई लेने आते हैं। और इसमें हमारे बाल मिठाई, चॉकलेट, बर्फी, सिंगौड़ी सारे आइटम बनते हैं। बाल मिठाई के लिए कहा जाता है कि साल 1865 में लाला बाजार में सबसे पहले बाल मिठाई बनाई गई थी। बाल मिठाई को बनाने का श्रेय राज्य के निवासी जोगा साहा को दिया जाता है। उनके हाथ की बनी ये बाल मिठाई ब्रिटिश राज्य में अंग्रेजों को भी बहुत पसंद आती थी। तो अगली बार जब आप भी उत्तराखंड घूमने जाएं, तो बाल मिठाई जरूर खाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम पर दिल्ली में क्या है लोगों की प्रतिक्रिया बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ सुना गया। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो जम्मू कश्मीर से 370 हटाए थे, उसके बाद जो 750 मीटर का तिरंगा यात्रा वहाँ निकाला गया। उसके अलावा डल झील में जो तिरंगा यात्रा निकाली गई, वो मुझे सबसे बेहतर वही लगा। जो IIT गैलेक्सी के लिए उन्होंने जो बोला, उससे क्या होता है कि हमारे किसान जो अभी भी हम 70% कृषि पे आश्रित है, उनके लिए हमारे को नया आयाम मिलेगा। मोदी जी ने कुपोषण के बारे में कहा। मैं एक महिला होने के नाते जब गर्भ में माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उनको पोषण का पूरा ध्यान देना चाहिए कि आने वाले जो बच्चे हमारे स्वस्थ पैदा हों। मोदी जी की ये बात हर घर तिरंगा, वो बहुत ही अच्छा था। मोदी जी ने जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया वो काफ़ी इंस्पायरिंग था। एंड हमारे यूथ को, युवा को उसके बारे में आगे फॉरवर्ड सोचना चाहिए। मुझे महिला के जो पेट के अंदर बच्चा रहता है उसकी रक्षा करेंगे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात जो मोदी जी बोलते हैं कि मेरे परिवारजनों, वो दिल को छू जाती है उनकी बात। मोदी जी ने एक पहल जो शुरुआत करी है, एक पेड़ माँ के नाम। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी के अंदर हम लोग पर्यावरण को पीछे छोड़ चुके हैं और पर्यावरण आज के समय में सबसे मुख्य है हमारे लिए, जीवन के लिए भी। फूल सैकड़ों रंग बिरंगे, फुलवाड़ी तो एक है, तरह तरह के लोग यहाँ पर, देश हमारा एक है। मोदी जी के कहना यह है। कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कितने उत्साह के साथ लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना और खास तौर पर लोगों ने उनसे प्रेरणा भी ली। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सबकी जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार।
जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज तीसरा दिन है। उन्होंने आज रायपुर के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के ब्रांच ऑफिस का उद्घाटन किया। तो आप ये देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और आज तीसरे दिन उन्होंने एनसीबी के ब्रांच ऑफिस का उद्घाटन किया। और इसी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश के हर राज्य में एनसीबी की इकाई स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि ड्रग ट्रैफिकिंग का ट्रेंड बदल रहा है, इसलिए जांच के भी आधुनिक तरीके अपनाए जाने चाहिए। हमने लक्ष्य रखा है कि देश में हर राज्य में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की जाए और इसके माध्यम से राज्य सरकार का सहयोग कर ड्रग के दूषण को कंट्रोल करने का भारत सरकार का गृह मंत्रालय प्रयास करेगा। ड्रग ट्रैफिकिंग का ट्रेंड बदल रहा है। नेचुरल ड्रग से सिंथेटिक ड्रग की ओर ड्रग तस्कर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे बहुत कम मात्रा में ड्रग आती है और सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा कीमत भी उसकी होती है। इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक तरीके से हम करें, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच को एडॉप्ट करना पड़ेगा। जब तक आप पूरी चेन को समाप्त नहीं करते हैं, ये पूरे नेटवर्क को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं, इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यूनिफाइड पेंशन योजना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। यूपीएस की मांग पूरी होने के अवसर पर केंद्रीय कर्मियों की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्र से बात की डीडी न्यूज के संवाददाता निशांत सौरभ ने। स्टाफ साइड जेसीएम के सचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा जी। सर, जो सरकार की ये जो पहल है, एक गारंटीड पेंशन सुनिश्चित करने की योजना है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, क्या कहेंगे सरकार की इस घोषणा के बारे में? सरकार की घोषणा बहुत ही स्वागत योग्य है और ख़ास तौर पर जो प्रधानमंत्री जी ने इसको अपने संज्ञान में लेते हुए जो पहल की है, अनूठी पहल की है, उससे खाली 23 लाख कर्मचारी जो इससे लाभान्वित हुए हैं उन्हीं को एक सुकून नहीं मिला है। देश के तमाम कर्मचारियों को इस बारे में बहुत ही खुशी हुई है कि देश के मुखिया ने, देश के प्रधानमंत्री ने कर्मचारियों की समस्या को हल करने के लिए पहल करने का काम किया। क्या खास बातें हैं इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जिसका फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा? इसका लाभ जो है, मान लीजिए कोई पेंशनर मर गया तो उसके मरने के बाद में उसके जो परिवार है, फैमिली है, उसको 60% पेंशन देने का फैसला हुआ है। तीसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई पेंशनेबल सर्विस नहीं हो पाती है किसी की, उसको भी मिनिमम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों पर इसका कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, ये कितनी बड़ी राहत की बात। हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों ने पीछे 7वां वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद में हड़ताल का नोटिस दे दिया था, तो उस समय निगोशिएशंस हुए थे। एक श्रीनिवासन कमेटी बनी, उस श्रीनिवासन कमेटी ने कहा कि 12% जो है वो कर्मचारियों की कटौती होनी चाहिए और 12% उसमें सरकार दे। आई एम वेरी थैंकफुल कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, सरकारी कर्मचारी पे कोई भार मत बढ़ाओ, ये जो 4% बढ़ा हुआ हिस्सा है वो सरकार ही देगी। तो अभी सरकार जो है वो एश्योर्ड पेंशन के लिए 18.5% कंट्रीब्यूशन देगी। कर्मचारियों के लिए किस तरह से ये आप इसको बेहतर मानते हैं यूपीएस को ओल्ड पेंशन स्कीम के मुकाबले? हमको पहले मिलता था डिफाइंड पेंशन सिस्टम में 50% तनख्वाह मिलती थी और डियरनेस रिलीफ मिलता था, वो पूरा देने का काम हुआ है। फैमिली पेंशन मिल गई है, मिनिमम पेंशन मिल गई है। अब इसमें सिर्फ मात्र फ़र्क इतना रह गया है कि पहले वाली जो पेंशन स्कीम थी वो कॉन्ट्रीब्यूटरी नहीं थी। ये पेंशन आज की तारीख में भी कॉन्ट्रीब्यूटरी रहेगी, लेकिन जो कॉन्ट्रीब्यूशन 10% कर्मचारी देगा उसका एक हिस्सा उसको लमसम रूप में वापस भी आ जाएगा। आपने देखा किस तरह से जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जो घोषणा है सरकार की, उसको लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों में खुशी की लहर है और निश्चित तौर पर सरकार की ये जो पहल है वो केंद्र कर्मचारियों के कल्याण और उनके सुरक्षित भविष्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
यूपीएस को लेकर केंद्रीय कर्मचारी बेहद उत्साहित हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने कर्मचारियों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उनके हित में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब भी जो दिया गया है, जो फैसला मोदी जी ने दिया है कल, वो उसमें हमें बेसिक का जो लास्ट बेसिक होगी हम रिटायरमेंट के टाइम पे हमें 50% गारंटेड बेसिक के साथ पेंशन दी जाएगी और डीए साथ में दिया जाएगा। ओपीएस के तरह ही यूपीएफ एक फॉर्म लाया गया है जिसमें तमाम सुविधाएं जो ओपीएस में था वो इसमें मिलने का काम हुआ कर्मचारियों का। इससे लगभग भारत सरकार के 23 लाख कर्मचारी इसका फायदा लेंगे। शिव गोपाल मिश्रा जी के माध्यम से सब युवा साथी इकट्ठे हुए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस एनपीएस को हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। आप जहां मेरे को आपका सहयोग चाहिए और हमारे को इनको सहयोग देना होगा, हम वहाँ पे देंगे। आज उन्हीं के कारण ये जो एनपीएस जो काला नाग मैं कहना चाहूँगा वो ख़त्म हो चुका है। को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कितनी बड़ी जीत है हम लोग की, कितनी बड़ी खुशी है। ये हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर वाले, हमारे रिलेटिव सारे लोग बधाई दे रहे हैं, क्योंकि जो एनपीएस थी जो 2004 के बाद जो भर्ती हुए थे उनको पेंशन की तरफ कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन जब से कल ये न्यूज़ आया है हम लोग इतनी खुश हैं। ये सबसे ज़्यादा हम कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। जो हम इतने सालों से लड़ाई लड़ रहे थे, 2004 से लेके अब तक की लड़ाई जो 2024 आ गया है उसमें हमने बहुत बीच में स्ट्रगल किया है। हरिद्वार स्थित स्वामी भूमानंद अस्पताल के 19वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने चिकित्सालय में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया, जिनमें नवनिर्मित ब्लॉक कंपोनेंट सेंटर और 5 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर और सर्जिकल आईसीयू शामिल हैं। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल और दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी सहित उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि लोगों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है और स्वामी अच्युतानंद जी सेवा के धर्म को आगे लेकर गए हैं। आज के आंदोलन के लिए मैं समझता हूं इसका ये बड़ा ही शुभ संकेत। जब कोई जिसने इस संन्यास लिया है, त्याग कर दिया है दुनिया का, वो त्याग के साथ सेवा के धर्म को भी आगे बढ़ाए, तो ये इससे शानदार बात और कोई हो नहीं सकती। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने भी स्वामी अच्युतानंद तीर्थ के प्रयासों की सराहना की। नवनीत सहगल ने कहा कि इस तरह की संस्थाओं द्वारा अस्पताल बनाने से स्थानीय लोगों और गरीब वर्ग को आधुनिक चिकित्सा सुविधा आसानी से मिलती है। पीठाधीश्वर हैं, उनके द्वारा ये सुविधा बनाई गई। इस पूरे क्षेत्र में इतने तीर्थ यात्री आते हैं तो सरकार की सुविधाओं के साथ साथ इस प्रकार की संस्थाएं जहां पर भी इस प्रकार की सुविधाएं जो कि बिल्कुल मॉडर्न सुविधाएं हैं वो विकसित करती है, तो उसमें समाज का और पूरे क्षेत्र के जो गरीब हैं उनको विशेष चिकित्सा लाभ मिलता है। आज जो है उनके कुछ नए ब्लॉक का, कुछ ओपीडी का, कुछ ब्लड बैंक और नए ओटी थिएटर का आज उद्घाटन हुआ है। और एक इस क्षेत्र में यहाँ से लेके ऋषिकेश तक यही एक चिकित्सीय सुविधा है जो कि आम लोगों को इलाज उपलब्ध कराती है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि ये भरोसा है सच का।